स्टार्ट विद 100 क्वेश्चन सीरीज। सबसे पहला सवाल अपने को क्या देखने को मिल रहा है? द मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन। मोस्ट एक्यूरेट पूछा है, ठीक है। एक्यूरेसी पे कौन सा आता था? टेबुलेशन मेथड। अगर आपको पूछता कि विच इज द मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड, तब आंसर क्या होता? डायग्रामेटिक। क्लियर ये चीज? विच इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल प्रोवाइडिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ रो। आते ही दिमाग में क्लियर क्या आएगा भैया? स्टब। ऑप्शन सी। खत्म। The mean of 100 observation is 50. If one of the observation which was 50 is replaced by 40, the resulting mean will be। कहने का मतलब आपको क्या बोल रहा है कि x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n होता है, ये सबको पता है, ठीक है। इनिशियली x बार मतलब उस समय गलती किया था, ठीक है ना। तो x बार कितना दिया है? 50। और कितना ऑब्जर्वेशन के लिए 50 है? 100 ऑब्जर्वेशन के लिए। क्लियर एजेस? तो समेशन ऑफ x आपका कितना आ जाएगा? तो ये जो आपके पास 5000 आ रहा है, ये गलत है। समझ में आ रहा है ना? ये आपका गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि क्या बोला? इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच वाज 50 इज रिप्लेस्ड बाय 40। होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था? 50 होना चाहिए था, बट हुआ क्या? 40। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये 5000 पे क्या करना पड़ेगा? 50 ऐड करना पड़ेगा और 40 माइनस करना पड़ेगा। नहीं रुको, इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच वाज 50 सॉरी 40 ऐड करना पड़ेगा और 50 माइनस करना पड़ेगा। रिप्लेस वो हुआ है ना। 40 ऐड करना पड़ेगा और 50 माइनस करना पड़ेगा। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो हमारे पास सिचुएशन क्या आएगा फिर? 4990। अब समेशन एक्स आपके पास कितना आ गया? 4990। अब एक्चुअल मीन क्या होगा आपका? 4990। ऑब्जर्वेशन तो भैया चेंज नहीं होगा ना, एक ही खाली उल्टा पुल्टा था। ऑब्जर्वेशन तो आपको उतना ही रहेगा, 100 का 100 ही। तो कितना हो जाएगा आपके पास? 49.9। बेसिकली इट विल बी ऑप्शन बी। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? नेक्स्ट, ओजिव्स फॉर मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन इंटरसेक्टेड। भैया ओजिव याद करो, ऐसा ग्राफ होता था, इंटरसेक्ट करता था एक्स एक्सिस पे, क्या मिलता था अपने को? मीडियन। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर? नेक्स्ट सवाल, इफ मीन इज 10 मोड इज 7 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीडियन। रिलेशन क्या था? मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। अपने को क्या चाहिए यहाँ पे? अपने को चाहिए मीडियन। मीन दिया हुआ अपने को कितना? 10, मोड दिया हुआ है 7। क्लियर? 3 मीन माइनस, अच्छा मीन भी तो दिया हुआ है, 10 माइनस मीडियन। क्लियर ये चीज? तो 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 10 माइनस मीडियन। कितना हो जाएगा ये? 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा 1। मीडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1, इट विल बी 9। ऑप्शन ए। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है सबका? नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल अपने को दिया हुआ है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 60 एंड 12 रेस्पेक्टिवली, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा याद करो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का बात आ गया तो फॉर्मूला क्या बनता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन इनटू 100। अब आपको क्या क्या गिवन है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 60। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, आपको निकालना है मीन। तो कितना हो जाएगा? इट विल बी x बार इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 20। ऑप्शन सी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर ये चीज? नेक्स्ट, सेवेंथ नंबर, dash is based on all the observation and dash is based on the central 50 of the observation। क्या होगा? सेंट्रल 50% आता तो क्लियर हो जाता है कि कौन सा बात कर रहा है, मीडियन या पार्टीशन वैल्यू उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे अपना कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा इस बार? ऑप्शन बी। एग्जैक्टली। मीन डेविएशन करने के लिए, मीन डेविएशन करने के लिए सारा ऑब्जर्वेशन अपने को चाहिएगा। मीन डेविएशन करने के लिए ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इंपॉर्टेंट, बट व्हेन इट कम्स टू द क्वार्टाइल डेविएशन, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ पार्टीशन वैल्यूज, तो यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल 50% आपके पास होगा तो भी चलेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
The relationship between two variables x and y is given 4x minus 10y is equal to 20. If the median value of the variable x is 20, then the median value of variable y is what? ये तो एकदम आसान क्वेश्चन पूछा है आपको, बार बार हम चिल्ला चिल्ला के बोला था कि मीन मीडियन मोड के अंदर लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब y इक्वल टू अगर a प्लस बी एक्स है तो y बार इक्वल टू a प्लस बी एक्स बार भी सेटिस्फाई होगा। मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और मीडियन के केस में भी सेम होता है और मोड के केस में भी सेम होता है। तो आपको सीधा सीधा इक्वेशन दिया हुआ है 4x माइनस 10y इक्वल टू 20। करेक्ट है। बोला कि इफ द मीडियन वेरिएबल ऑफ x इज 20, आपको y का निकालना, तो x के जगह 20 पुट कर दो। 4 इंटू 20 माइनस 10y इक्वल टू 20। 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा 80। 80 माइनस 20 इक्वल टू 10y, कितना हो जाएगा आपके पास y का वैल्यू 6। कोई दिक्कत इसमें? ये कॉन्सेप्ट सबका पढ़ा हुआ है, याद है, आया? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट आपके पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। कौन सा? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मीन डेविएशन होता है, रेंज होता है, लेकिन कंकरेंट डेविएशन नहीं होता है। ठीक है, कंकरेंट डेविएशन क्या होता था? कोरिलेशन। ठीक है, मोड is least frequent value, most frequent value, middle most value, none of this, most frequent value, सबसे ज्यादा बार आने वाला। The speed of bike follows a normal distribution model with mean of 80 km per hour and standard deviation of 9.4 km per hour. Find the probability that a bike picked at random is traveling at more than 95 km per hour. बहुत शानदार क्वेश्चन है, ढंग से समझना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से समझो। आपको दिया हुआ क्या? द स्पीड ऑफ बाइक फॉलोज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है भैया? मीन आपको क्या दिया हुआ है? 80 किलोमीटर। तो एक्स बार कितना हो गया? ये एक्स हम लोग बोल रहे हैं, कितना हो गया? अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मली हम लोग म्यू से डिनोट करते थे ना, तो म्यू लिख दो। म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80 किलोमीटर पर आवर। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या दिया हुआ है? 9.4 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट है ये चीज? बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बाइक पिक्ड एट रैंडम इज ट्रेवलिंग मोर देन 95 किलोमीटर पर आवर। मतलब P ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 95। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे? हमेशा याद रखो, जब भी हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, हमेशा पहले इसको कन्वर्ट किया जाता है नॉर्मल वेरिएट में। नॉर्मल वेरिएट किसको बोलते थे? जेड को, कैपिटल जेड को नॉर्मल वेरिएट बोलते थे। ठीक है ना, तो z इज इक्वल टू, पढ़ा था आपने, x माइनस म्यू बाई क्या होता है? सिग्मा। x माइनस म्यू बाई सिग्मा, मतलब म्यू का मतलब हो गया मीन, सिग्मा का मतलब हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, x का मतलब हो गया जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। क्लियर है? सवाल आपको क्या पूछा है कि x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 95। तो आपको x का वैल्यू अल्टीमेटली पकड़ना क्या? 95 ही पकड़ना है। ठीक है, तो 95 माइनस म्यू का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 80 डिवाइडेड बाई 9.4। फटाफट इसको कैलकुलेट करो, बताओ मेरे को कितना आ रहा है? 1.6। अगर यदि ये नहीं भी पता चले तो भी कोई इशू नहीं भैया, ये दिया हुआ है, देखो अल्टीमेटली यही होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली अब आपको क्या निकालना है? z ग्रेटर देन 1.6। तो यहां पे जो आपको वैल्यू दिया हुआ है वो कौन सा वैल्यू हो जाएगा? 1.6। 1.6 का मतलब क्या हो गया? ये वाला पोर्शन। ठीक है, ग्रेटर देन 1.6 है ना, तो ये वाला पोर्शन हो गया। अब आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है P 1.6 इज इक्वल टू 0.4452, तो यहां से लेके मीन तक का वैल्यू आपका क्या होता है? 0.5, और मीन से लेके प्लस इंफिनिटी तक का वैल्यू कितना होता है? 0.5। क्लियर है? तो 0 से लेके 1.6 तक का वैल्यू आपको दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर 0.4452। क्लियर है? तो अब इतना वैल्यू आपको दिया हुआ, ये पोर्शन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 0.5 में से 0.4452 माइनस कर दो। कितना आ रहा है आपके पास? 0.054, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर? चलो नेक्स्ट सवाल हमारे पास है द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन। द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन इज गिवन 4x plus 3y plus 7 equal to 0 and 3x plus 4y plus 8 equal to 0.
फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कैसे निकालेंगे? आर इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हम लोगों ने? रूट ओवर बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। इस पे क्या समझ में आया था कि अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों नेगेटिव होता है तो आर भी नेगेटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होता है तो आर भी आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास सिचुएशन दिया हुआ है 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। मान लेता है कि ये बी वाई एक्स का इक्वेशन है, ठीक है ना, बिकॉज हिट एंड ट्रायल आपको लगाना है। मान लेता है कि बी वाई एक्स का इक्वेशन है। 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4x -7। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4/3x -7/3। तो बी वाई एक्स का वैल्यू क्या है आपके पास? -4/3। ठीक है, और अगर इस इक्वेशन को मानते हैं 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसको अगर मानते हैं बी एक्स वाई का इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 4y माइनस 8। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -4/3, सॉरी यहाँ पे x नहीं होगा 3, -4/3 -8/3। तो यहाँ पे हमारे पास बी एक्स वाई का इक्वेशन क्या आ रहा है? -4/3। मतलब जो हम लोगों ने एजम्पशन किया वो गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि आपके पास जो वैल्यू, जब इसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे डाल के जब कैलकुलेट करोगे, 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 16, 16/9। तो बेसिकली बाहर आपके पास जो वैल्यू आएगा 4/3 आएगा। 4/3 इज ग्रेटर देन 1, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपने जो किया अब उसको आपको उल्टा करना है। ठीक है, तो जिस इक्वेशन को बी वाई एक्स माना था उसको हम मान लो बी एक्स वाई। ठीक है, तो आपके पास क्या सिचुएशन आएगा? 4x -3y -7। तो x इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा? -3/4y -7/4। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? -3/4। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास? 3x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4y इक्वल टू -3x -8, y इक्वल टू -3/4x -8/4। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? कोई दिक्कत इसमें? अल्टीमेटली उल्टा ही हुआ। ठीक है, तो r का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा? देखो दोनों नेगेटिव है, फाइनल आंसर नेगेटिव होगा। दोनों नेगेटिव है, फाइनल आंसर नेगेटिव होगा। 3/4 स्क्वायर करेगा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा? 3/4 ही आएगा। तो आंसर क्या होगा? 3/4, 0.75। लेकिन 0.75 पॉजिटिव ना नेगेटिव? नेगेटिव। चलो यहाँ पे नेगेटिव ही दिया हो, कोई इशू नहीं है। क्लियर ये चीज? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। तो यहाँ पे कोई इशू क्वेश्चन नंबर 12 पे? क्लियर है सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। The regression equation are 2x plus 3y plus 1 equal to 0, 5x plus 6y plus 1 equal to 0. The mean of x and y are। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मीन ऑफ एक्स एंड वाई का मतलब, जब आपको रिग्रेशन लाइन पे ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है, तो हम एक चीज बताते हैं, प्रॉपर्टी था, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, इफ टू रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वही तो हमारा क्या होता है? मीन होता है। जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करता है वही अल्टीमेटली क्या होता है? मीन होता है। तो बेसिकली अपने को अगर इनका एक्स और वाई का वैल्यू निकालना तो अपने को एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो इतना मेहनत करने का आपको जरूरत नहीं, आपके पास ऑप्शन है, पुट करके देख लो कौन सेटिस्फाई कर रहा है। पहला ऑप्शन पे हमारे पास क्या है? -1 और -1 है, तो -2 -3 +1, ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन पे हमारे पास है -1 और 1, तो -2 +3 +1, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तीसरा ऑप्शन है ये करेगा, 2 -3 +1, ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा ऑप्शन पे भी पुट करना है, ठीक है, दूसरा इक्वेशन पे भी पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 -6 +1। तो इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया नहीं आया? एकदम इजी है। दो रिग्रेशन लाइन आपको दिया हुआ, मीन जब भी निकालना पड़े, दो रिग्रेशन लाइन दिया हुआ है, मीन जब भी आपको निकालना पड़े, सिंपल है, जो इक्वेशन सॉरी जो पॉइंट्स आपको दिया हुआ रहे उसी को इक्वेशन में पुट कर दो। क्लियर है? बिकॉज टू रिग्रेशन लाइन जब इंटरसेक्ट करता है वो मीट कहां करेगा? अपना मीन पॉइंट पे। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास सिचुएशन है कि बी वाई एक्स दिया हुआ 0.5, बी एक्स वाई दिया हुआ 0.45। यहाँ पे डायरेक्टली आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, सीधे सब कुछ दिया हुआ रेडीमेड है। 0.5 इंटू 0.45 का स्क्वायर रूट निकालो फटाफट। कितना आ रहा है? 0.47। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 15 पे दिया हुआ था, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन द रैंकिंग ऑफ फॉलोइंग 6 स्टूडेंट्स इन 2 सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये अपने को सिनेरियो दिया हुआ है
तो ये एक्स ऑब्जर्वेशन हो गया, ये हो गया हमारे पास वाई ऑब्जर्वेशन। तो इसका रैंक निकाल लेते हैं। रैंक ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास 10 को मिलेगा, रैंक 1, फिर उसके बाद में 8 को मिलेगा, रैंक 2 7 को मिलेगा, रैंक 3, फिर उसके बाद में 5 को मिलेगा, रैंक 4 4 को मिलेगा 5, और 3 को मिलेगा 6। रैंक वाई निकालते हैं। रैंक वाई में फर्स्ट रैंक किसको मिलेगा, 9 को, सेकंड रैंक मिलेगा 8 को, और थर्ड रैंक मिलेगा 6 को, फोर्थ रैंक मिलेगा 4 को, और फिफ्थ रैंक मिलेगा आपका 2 को, और सिक्स रैंक मिलेगा 1 को। ठीक है, तो अब यहाँ पे डी निकालते हैं, आर एक्स माइनस आर वाई निकाल दो। तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 3, 4 माइनस 4 0, फिर 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 6 -3, 1 माइनस 5 -4। ठीक है, अब इनका डी स्क्वायर निकाल लेते तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 का स्क्वायर 9, और 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, अगेन -3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16। कोई दिक्कत इसमें, 9 9 9 27 28 44। तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया, 44। फॉर्मूला क्या बनता है, आर इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर -1। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 6 इंटू 44 डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू 6 दिया हुआ है, और 6 स्क्वायर 36, 35। तो ये कटा, तो हमारे पास क्या जाएगा, 35 माइनस 44 डिवाइडेड बाई 35। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा रिजल्ट हमारे पास -0.26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, इफ y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल and the standard deviation of x and y are given 5 and 8 respectively। मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x आपको दिया हुआ 5, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y दिया हुआ आपको 8, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y r का वैल्यू दिया हुआ आपको 0.8। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x पूछ रहा है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट किसका पूछ रहा है, y ऑन x का पूछ रहा है। तो by(x) इज इक्वल टू r इंटू क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। ये सही है, इसमें कोई दिक्कत, ये रिलेशन याद है सबको। तो by(x) के जगह, अच्छा by(x) निकालना है, r के जगह क्या पुट करेंगे, 0.8, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y की जगह क्या पुट करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 5। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 0. कितना आ रहा है, 1.2। तो देख लेते हैं 0.8, तो आंसर आ गया 1.28 विच इज ऑप्शन बी। कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट सवाल अपने पास क्या है, फिशर्स इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड एज आइडियल इंडेक्स नंबर बिकॉज इट सेटिस्फाई बोथ फैक्टर एंड टाइम रिवर्सल टेस्ट। क्या हो जाएगा आंसर, बोथ फैक्टर एंड टाइम रिवर्सल टेस्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर ऑफ लास्पियर्स मेथड। अब एक चीज थोड़ा सा याद करो, लास्पियर्स मेथड का जब लोग बात करते थे कौन सा क्वांटिटी को कंसीडर किया जाता था, बेस ईयर का क्वांटिटी को कंसीडर किया जाता था। तो अपना फॉर्मूला लास्पियर्स इंडेक्स के लिए क्या बनता था, समेशन ऑफ P1 Q0 P0 Q0 इंटू, ये बनता था। तो आपको क्या क्या दिया, आपको जरूरत क्या चीज का है, इसका जरूरत है, आया ना, 106 डिवाइडेड बाय P0 Q0 किधर है भैया, 83 इंटू 100। कितना आ जाएगा, 106 डिवाइडेड बाय 83, 06 डिवाइडेड बाय 83 इंटू 127.7, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत, ये तो रेडीमेड क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जल्दबाजी में हम लोग जब फटाफट क्वेश्चन कर रहे थे, आंखों का धोखा हो सकता है, और मे बी आप इसकी जगह ये पुट कर दो। समझ में आया, क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, क्वेश्चन तो इजी था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है, which index number measure the change from month to month in the cost of a representative basket of goods and service of the type bought by a typical household। ये पूरा का पूरा एक डेफिनेशन ही है खुद, ये पूरा का पूरा खुद एक डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, रिटेल प्राइस इंडेक्स। क्लियर, रिटेल प्राइस इंडेक्स का डेफिनेशन ही यही है।
ठीक है। नेक्स्ट, इफ फिशर्स इंडेक्स आपको दिया हुआ 50, पाशेस दिया हुआ 144, लास्पेस, भैया फिशर्स, लास्पेर और पाशे का रिलेशन क्या होता था? फिशर इज इक्वल टू लास्पेस इंटू पाशेस स्क्वायर रूट। ठीक है, तो फिशर आपको दिया हुआ है 150, लास्पेस कितना दिया, लास्पेस निकालना, पाशे दिया हुआ है 144। क्लियर है? स्क्वायर रूट का सॉरी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, 150 इंटू 150 एल इंटू 144, तो एल इक्वल टू 150 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 144, कितना आ जाएगा? 150 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 144, 156.25, ऑप्शन बी। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट आपके पास है इन प्राइस इंडेक्स, इन प्राइस इंडेक्स व्हेन अ कमोडिटी इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स इज यूज्ड? व्हेन, यहाँ पे समझना, व्हेन अ न्यू कमोडिटी इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड, हम लोग क्या करते थे? ऐसा सिचुएशन होता था कि भाई इतना, अगर हमारे पास समझ लो 1990 से लेके 2003 तक का डेटा है, फिर 2003 से लेके 2009 तक का डेटा हमको ऐड करना है, तो इसको क्या बोलते थे हम लोग? स्प्लाइसिंग। याद है टॉपिक क्या था, क्या बोलते थे इसको? स्प्लाइसिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्प्लाइसिंग प्राइस इंडेक्स। जब भी आपको एडिशन का क्वेश्चन आ जाए प्राइस इंडेक्स में, आंसर क्या हो जाएगा? जब भी कोई डेटा को ऐड करना हो, स्प्लाइसिंग प्राइस इंडेक्स। ठीक है। नेक्स्ट, द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? पहले इसको अपन क्या करेंगे? हाँ, एग्जैक्टली exactly. इसको पहले आप अरेंज कर लो। अरेंज जब करोगे तो क्या, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? 35, फिर उसके बाद क्या आएगा? 42, फिर इसके बाद क्या आएगा? 51, फिर इसके बाद में क्या आएगा? 56, और 67, और 72, और 81, और 85, 81, 85, और क्या बचा? 92। सारा आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अगर यदि हमारे पास है, इसका मीडियन निकालना है, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू निकाल लो। 3, कितना हो जाएगा इसका? 67, 67 तो ऑप्शन में नहीं है मेरे ख्याल से, ये 64 की जगह 67 होगा फिर। ठीक है, सर 69.5 होगा। 10 ऑब्जर्वेशन है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही तो है ना? 9 में तो मिडिल मोस्ट वैल्यू लेगा ना। अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है तो मिडिल मोस्ट वैल्यू हम लोग लेंगे ना, तो हमारे पास क्या आएगा? 67 आएगा फिर। ठीक है ना। अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता तो हम लोग बीच का 2 वैल्यू लेता और उसका एवरेज निकालता। ठीक है ना। तो ये किसी भी एक ऑप्शन को चेंज कर लो, कोई इशू नहीं है, आंसर 67 रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है सबका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 23 नंबर, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वैल्यू इज इक्वल टू 3390, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दिया हुआ है कितना? 30, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ आपको कितना? 7, व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ द एबव ऑब्जर्वेशन? तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा भैया किसका? स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ऐसे तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ा था कि x माइनस, अबे, रूट ओवर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, उसका समेशन डिवाइडेड बाय n, ये तो पढ़ा था। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन बोलते थे। दूसरा ये भी तो पढ़ा था, रूट ओवर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इस चीज के लिए हम आपको बोला भी था कि ये फॉर्मूला अच्छे से नोट डाउन करो, बिकॉज इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है, डायरेक्टली इसी के ऊपर पूछेगा। सीधा सीधा देख लो आप क्या बोला है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वैल्यू इक्वल टू 3390, इसका मतलब क्या हो गया? आपको गिवन कंडीशन में क्या दिया हुआ है? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ 3390, एन का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 30, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कितना दिया हुआ है? 7, आपको क्या निकालना है? एक्स बार। क्लियर ये चीज? तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह आप 7 लिख दो, रूट ओवर समेशन एक्स स्क्वायर है 3390 डिवाइडेड बाय 30 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, रूट हट जाएगा, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, और इसको भी काट ही दो ना, 3 कितना टाइम हो जाएगा? 1 1 3, ठीक है ना।
वन वन वन, अरे क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, 113 हो जाएगा ये, माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, इसमें कोई इशू? तो एक्स बार इज इक्वल टू 113 माइनस 49 कितना हो जाएगा? 64। तो एक्स बार का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा? 8, विच इज ऑप्शन सी। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? तो ऐसा सिचुएशन आ जाए तो ये फॉर्मूला पे दिमाग में रखो, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, द मीन एंड एनुअल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन ए कंपनी इज 25,000। ये क्वेश्चन हो गया आपका कंबाइंड मीट का। इसके लिए मैं आपको बोला था कि ऐसा क्वेश्चन पूछने का पूरा चांसेस रहता है, ठीक है। द मीन एनुअल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन ए कंपनी इज 25,000, मतलब एक्स बार आपको दिया हुआ है कितना? 25,000, ठीक है। द मीन सैलरी ऑफ मेल, मेल के लिए अपन मान लेते हैं x1, तो x1 बार आपको दिया हुआ है कितना? 27,000, और फीमेल के लिए x2 बार इट विल बी 17,000, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयड बाय द कंपनी। परसेंटेज पूछा ना, तो मेल के लिए आप मान लो कि परसेंटेज आपका y हो गया, ठीक है, और फीमेल के लिए आप मान लो 100 माइनस वाई, चलेगा। एक के लिए y मान लो, एक के लिए 100 माइनस वाई मान लो, कोई दिक्कत इसमें? तो फॉर्मूला आपका क्या बनता है? एक्स बार इज इक्वल टू n1 x1 बार होता था, तो क्या लिखोगे? y इंटू 27,000, अच्छा एक्स बार की जगह पे पुट करी तो ना 25,000, ठीक है, प्लस 100 माइनस वाई इंटू 17,000 डिवाइडेड बाय y प्लस, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पे y और y आपका कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो जाएगा ये? 3 4 5, ठीक है। तो 27,000 y प्लस कितना हो जाएगा? 17,000, और 2 जीरो एक साथ लगा दो, माइनस 17,000 वाई, ठीक है। तो 27,000 माइनस 17,000 कितना हो जाएगा आपके पास? 10,000, और बाकी क्या है? 25 लाख माइनस 17 लाख कितना हो जाएगा? माइनस 17 लाख कितना हो जाएगा? 8 लाख। 1 2 3 4, 1 2 3 4, वाई आ गया आपका कितना? इसका मतलब फीमेल कितना है? 20, मेल हो गया 20, सॉरी मेल हो गया 80 और फीमेल हो गया 20। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, नहीं तरीका इजी बहुत है, बट एक क्या बोलते हैं उसको, सीधा सीधा जाना भी जरूरी है, सबके बस का बात नहीं होता ना, इसीलिए। इफ द वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज 18, ठीक है ना, देन व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ y इक्वल टू 2x+5? ये तो आसान है। सुनो, जल्दबाजी में गलती मत करना। सवाल पूछा है किसका? वेरिएंस का, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोल रहे आपको, ठीक है। वेरिएंस के केस में जब हम लोग निकालते थे मॉड ऑफ बी स्क्वायर लिखते थे इनटू वेरिएंस ऑफ एक्स, तो मॉड ऑफ बी का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स के साथ जो चिपका हुआ है वही आपका कोएफिशिएंट है, ठीक है ना, और वाई तो अपना बेचारा अकेला ही है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 18, 18 इंटू 4 कितना होता है? ऑप्शन खत्म, कोई दिक्कत? 26 नंबर। If the variance of given data is 12 and their mean value is 40, what is their coefficient of variation? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए आपके पास सिचुएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, ठीक है ना। तो आपको दिया हुआ क्या है? वेरिएंस दिया हुआ है 12, ठीक है, लेकिन आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन, तो क्या हो जाएगा? रूट ओवर डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100। कैलकुलेट करो फटाफट इसको।
कितना आएगा 8.65 सबका आ रहा है। In a given set, if all data are of same value, then variance would be, भाई स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होता था, ये भी क्या होगा 0. ठीक है। If arithmetic mean of two number is 5, geometric mean is 4, then what is the value of harmonic mean? Relation क्या था इनका AH into सॉरी AH इक्वल टू G स्क्वायर, ठीक है ना। अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। अरिथमेटिक आपको कितना दिया हुआ है 5, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया हुआ आपको 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो h इज इक्वल टू 16/5, 16/5 कितना हो जाएगा 3.2, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत यहां तक? यहाँ पे सिनेरियो आपको दिया होता है एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट 15 स्टूडेंट इन क्लास इज 9 इयर्स, तो x बार इज इक्वल टू क्या होता है देखो समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। x बार इस केस में क्या दिया टोटल 15 स्टूडेंट था, तो 9 इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय 15, तो इस केस में समेशन ऑफ x कितना आ जाएगा 15 इंटू 9 135। दूसरा केस हमारे पास क्या है आउट ऑफ देम द एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट इज 13 ईयर्स, 5 का कितना है 13 साल, तो इनका समेशन ऑफ x कितना हो जाएगा 13 इंटू 5 65, और बाकी जो 8 स्टूडेंट है उनका क्या हो जाएगा 8 इंटू 5 40। अब आपको तो रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स का निकालना है, तो टोटल ये रहा, इसमें से इसको माइनस कर दो 135 माइनस 65 माइनस 40 कितना आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी 30, लेकिन ये 30 दो स्टूडेंट का है, ठीक है ना। तो 2 स्टूडेंट का 30 है, तो इसका मतलब उनको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2, 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 15 ईयर्स। कोई दिक्कत? नेक्स्ट हमारे पास सिचुएशन क्या दिया हुआ है, ticket number 1 to 20 are mixed up and then a ticket is drawn at random. What is the probability that the ticket drawn bears a number which is multiple of 3 or 7, which is multiple of 3 or 7? तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 निकाल लेंगे, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इंटरसेक्शन 7, डेट इज सॉरी 3 इंटरसेक्शन 7, इसका निकालेंगे, ठीक है ना, ये आराम से निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी अगर 3 निकालना है, 1 से लेके 20 तक का नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या आ सकता है हमारे पास 3 6 9, फिर उसके बाद में 12 15 18, फिर उसके बाद में 21 24 27। क्लियर ये चीज? सॉरी 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 हम तो आगे बढ़ गया, 20 तक है ना। चलो तो 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर आपके पास कितना है 20, तो 6/20। 7 के लिए जाएंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा, क्या होगा वो 2/20, एक 7 और एक 14, और 3 इंटरसेक्शन 7 पे जाएंगे तो कौन सा आएगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं आएगा। समझ में आया? 3 इंटरसेक्शन 7 का मतलब क्या हो गया 7 इंटू 3 21, और 20 तक ही नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा 0। सो इट विल बी 6 + 2 8, 8/20, 8/20 का मतलब क्या हो गया 4 से कटेगा 2/5, ऑप्शन बी। क्लियर? Sir, कोई दिक्कत इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 31, इफ देयर आर टू ग्रुप्स with 75 and 65 as harmonic mean and containing 15 and 13 observation, the combined harmonic mean क्या हो जाएगा हमारे पास इसका, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है n1 + n2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा h1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस h2 डिवाइडेड बाय n2, तो 15 + 13 डिवाइडेड बाय 75/15 प्लस 65 उल्टा कर दिया क्या, ये शायद उल्टा कर दिया, n1/h1 n1/h1 प्लस n2/h2, तो क्या हो जाएगा 15/75 प्लस 13/65, सो इट विल बी 15 + 3 13 28 डिवाइडेड बाय 1/5 प्लस 1/5 2/5 हो जाएगा 0.4, तो 28 डिवाइडेड बाय 0.4 कितना हो जाएगा 70, तो दिस विल बी अ फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है।
नेक्स्ट 32 नंबर, इफ 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting 2 heads together? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 heads का मतलब क्या, 3/8, 8 पॉसिबिलिटीज होगा हमारे पास, ठीक है ना। क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगा, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल टेल, फिर इसके बाद में हेड हेड टेल। टोटल 8 पॉसिबल केसेस है हमारे पास, ठीक है। अब उसमें से 2 हेड वाला कौन सा सिनेरियो है, एक, ठीक है, 2, और ये हो गया 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/8, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिनेरियो, ए क्लास कंसिस्ट ऑफ 10 boys and 20 girls, of which half the boys and half the girls have blue eyes. Find the probability that a student chosen randomly is a boy and has blue eyes. तो टोटल लोग कितना हमारे पास, टोटल लोग हमारे पास है 30। बॉयज का आधा करेगा तो कितना होता है 5, गर्ल्स का आधा करेगा तो कितना होता है 10। चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट चूजन रैंडम इज ए बॉय एंड हैज ब्लू आईज। तो 5/30, इससे इजी तो कुछ ही नहीं होगा, क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा क्वेश्चन के लिए भी हम बार बार बोला था, आने का चांसेस पूरा रहता है। इफ ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज सच दैट probability of x equal to 2 equal to probability of x equal to 3, the standard deviation of the distribution is, तो यहाँ पे भैया अपना फॉर्मूला क्या बनता है, e⁻⁻m, ठीक है, m⁻2 डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल, प्रोबेबिलिटी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ये सही रहेगा, e⁻⁻m m⁻3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ये खत्म, ठीक है। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 6, 6 डिवाइडेड बाई 3, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, और m³ बाई m² कितना हो जाएगा, तो m का वैल्यू आ गया मेरे पास 3, खत्म। कोई दिक्कत इसके अंदर, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था, मीन होता था np, वेरियांस होता था npq, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा √/npq, ठीक है। 36 नंबर पे है, a machine is made of 2 parts A and B. The manufacturing process of each part is such that the probability of defective part is how much, 0.08, and that of B is 0.05. What is the probability that assembled part will not have any defect? तो इसका मतलब क्या हो गया, A का probability आपको क्या दिया हुआ है 0.08, ठीक है। B का probability क्या दिया हुआ है 0.05। सवाल क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द असेंबल पार्ट विल नॉट हैव एनी डिफेक्ट, एक भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये तो हम लोग का जो निकाला, हम लोग क्या निकाला है, ये डिफेक्ट वाला है। नहीं डिफेक्ट के लिए क्या निकालेंगे, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, 1 - 0.08 करेंगे तो क्या आएगा 0.92, ये कितना आ जाएगा 0.95। इसमें कोई दिक्कत, क्लियर ये चीज। अब एक चीज समझो, सवाल क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट असेंबल पार्ट विल नॉट हैव एनी डिफेक्ट। ये दोनों क्या है, बेसिकली इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय बी कॉम्प्लीमेंट, 0.92 इंटू 0.95, आपके पास आंसर कितना आएगा 0.874। कोई दिक्कत यहां तक। If PA equal to 1/3, PB equal to 3/4, P of A intersection B 1/6 दिया हुआ, PA/B पूछा, तो PA/B के लिए क्या चाहिए होता अपने को, इट इज ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, P of A intersection B डिवाइडेड बाय P of B, इंटरसेक्शन दिया हुआ अपने को 1/6, PB दिया हुआ अपने को 3/4, क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 6, ये होगा 2 से 2/9, ऑप्शन बी, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक। नेक्स्ट सवाल पूछा है,
If a number is selected at random from the first 50 natural number, what is the probability that the selected number is a multiple of 3 and 4 है? 3 and 4 मतलब 3 into 4 कितना होता है 12। तो पहला 50 नंबर तक 12 का डिविजिबिलिटी कौन सा होगा 12, 24, 36, 48। कितना नंबर हुआ 4। तो 4/50 इट इज नथिंग बट 2/25 ऑप्शन बी। कोई दिक्कत 3 and 4 है ना इसलिए आप if the quartile division no sorry if the first quartile is 56 इनमें होगा is 56 and the third quartile is 77 मतलब Q1 आपको दिया हुआ है 56, Q3 आपको दिया हुआ है 77। ठीक है then the coefficient of quartile deviation अगर अपने को निकालना है क्या होता है फॉर्मूला Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1 into 100। तो क्या हो जाएगा 77 minus 56 divided by 77 plus 56 into 100। कैलकुलेट करो कितना जाएगा 15.79। ठीक है ऑप्शन बी। ठीक है नेक्स्ट सवाल हमारे पास है स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0 था भैया, इसका कर्व होता है बेल शेप्ड कर्व, एक पॉइंट से सिमेट्रिकल होता है। एक पॉइंट से सिमेट्रिकल है तो इसका स्क्यूनेस कुछ नहीं हो सकता, इसका स्क्यूनेस क्या होगा 0। क्लियर ये चीज। इन ए डेटा ग्रुप बोलिस एंड लेस्पेस इंडेक्स नंबर इज एज फॉलोज। बोलिस मतलब डॉर्विश होता है, बोलिस का अल्टीमेट मतलब क्या होता है बोलिस डॉर्विश। ठीक है बोलिस इंडेक्स नंबर याद है एरिथमेटिक मीन होता था, एक ज्योमेट्रिक मीन होता है। बोलिस में हम लोग करते हैं एरिथमेटिक मीन, मार्शल एजवर्थ पढ़ा था वही है। ठीक है तो बोलिस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 150, लास्ट पेज दिया हुआ आपको 180, पाशे आपको निकालना है। ठीक है तो क्या हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 180 प्लस पाशे डिवाइडेड बाई 2। तो 300 माइनस 180 कितना हो जाएगा 120। ठीक है अब क्या होता है ना कि नॉर्मली कंफ्यूज करने के लिए क्या लोगों के दिमाग में क्या रहता है डॉर्बिस 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 रहता है या मार्शल रहता है। बोलेगा बोलिस देख लिया, बोले ये क्या है, अरे उसी का नाम है। ठीक है ना क्वेश्चन तो आसान था ना, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था। नेक्स्ट लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर इज अ वेटेड एग्रीगेट मेथड बाय टेकिंग बेस ईयर का क्वांटिटी हम लोग कंसीडर करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। फाइंड द पाशेस इंडेक्स नंबर फॉर प्राइसेस। ठीक है फाइंड द पाशेस इंडेक्स नंबर फॉर द प्राइसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है ओके पाशे का निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए होता है समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100। तो यहाँ पे आपके पास ये हो गया P0 और ये हो गया Q0, ये हो गया P1, ये हो गया Q1। ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर का क्वांटिटी, करेंट ईयर का प्राइस, करेंट ईयर का क्वांटिटी। तो फॉर्मूला बनता था क्या P0 सॉरी P1 फिर उसके बाद में Q1 P0 Q1 इंटू 100, ये होता था पार्शियल इंडेक्स नंबर। ठीक है तो P1 इंटू Q1 अगर हम लोग निकालते हैं क्या हो जाएगा 180, फिर उसके बाद में 4 इंटू 10 40, 8 3 जा 24, 4.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 13.5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 प्लस 40 प्लस 24 प्लस 13.5 इट इज 257.5। ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है P नॉट इंटू Q1। P नॉट ये वाला पोर्शन हो गया, Q1 ये वाला हो गया। तो P नॉट इंटू Q1 कितना हो जाएगा 150, 3 इंटू 10 30, 8 टू जा 16, 4.5 into 1 4.5। so it will be 150 plus 30 plus 16 plus 4.5, so it will be 200.5।
ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 257.5 डिवाइडेड बाय 200.5 इंटू 100। ठीक है, 257.5 डिवाइडेड बाय 200.5 इंटू 100। यार हमारे पास 128.42, 128 ठीक है, जो कि ऑप्शन में आपके पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई एक वैल्यू शायद इधर उधर हुआ है, बट आपका जो तरीका वो सही है। ठीक है ना, कुछ एक वैल्यू कहीं ना कहीं इधर उधर हुआ है, बाकी तरीका सही है। ठीक है, सो नेक्स्ट 14 फोर नंबर पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गोज अप फ्रॉम 100 टू 200। इंडेक्स नंबर आपको क्या दिया हुआ है, 100 से कहां तक जा रहा है, 200 तक। एंड सैलरी ऑफ ए वर्कर इज ऑल्सो रेज फ्रॉम 300 टू 500। सैलरी इनिशियली कितना था, 300, 300 से 500 पहुंच गया, लेकिन 500 पहुंचा है, बट एक्चुअल में क्या पहुंचना था वो अपने को निकालना है। 500 तो पहुंचा, बट एक्चुअल में क्या, एक्चुअल में कितना होना चाहिए वो अपने को बताना है। वही पूछ रहा क्वेश्चन, रियल वेज। तो रियल वेज कैसे निकालोगे, इसको क्रॉस कर दो, डिवाइडेड बाय दिस, तो x इक्वल टू 300 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100, कितना हो जाएगा आपके पास, इट विल बी 600, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, द सर्कुलर टेस्ट इज नोन एज, सर्कुलर टेस्ट किसका एक्सटेंशन होता था, द सर्कुलर टेस्ट इज नोन एज, उल्टा घुमाना है तुमको बस, 0 1 2, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 0, कौन सा जा रहा है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 0, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 1, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज 69 एंड द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन पूछा है। भाई फॉर्मूला क्या बोलता है, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस, ठीक है, तो मीन माइनस मोड कितना हो गया 69, आपको मीन माइनस मीडियन ही तो पूछा है ना, तो 69/3 कितना हो जाएगा 23, ऑप्शन सी करेक्ट है। If all the observation in a distribution are increased by 6, then the variance of the series will be, हम लोगों ने क्या पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन में, कि इट इज अनइफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट इट इज इफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। इंक्रीज बाय 6 मतलब ओरिजिन है, तो इसका कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं, तो सेम टू सेम ही रहेगा, सो इट विल बी अनचेंज्ड। विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट डेविएशन, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता था, मॉडुलस, जहां पे हम लोग को नेगेटिव वैल्यूज का भी पॉजिटिव अपने को मिल जाए, तो एब्सोल्यूट अपने को सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह देखने को मिलता था, वो था मीन डेविएशन। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, सबसे पहला छोटा नंबर कौन सा आएगा 16, उसके बाद छोटा नंबर कौन सा है 21, फिर उसके में छोटा नंबर कौन सा है 25, फिर उसके में छोटा नंबर कौन सा है 27, फिर छोटा नंबर कौन सा है 29, फिर छोटा नंबर कौन सा है 30, फिर 32, उसके बाद 35, 40, 51। क्लियर है, ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑब्जर्वेशन हो गया। क्लियर, ये चीज कौन सा क्वार्टाइल निकालना है, थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, तो 3 टाइम्स n+1/4 ऑब्जर्वेशन, तो 10+1 कितना हो जाएगा 11, 11/4, 11/4 कितना हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा 2.75 इंटू 3, इट विल बी 8.25, ये आंसर नहीं 8.25 ऑब्जर्वेशन है, तो 8 प्लस 0.25 9 माइनस 8, तो 8 ऑब्जर्वेशन पे अपने को कितना दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या दिया हुआ है 35.25, 9th ऑब्जर्वेशन पे क्या दिया हुआ 40 माइनस 8 ऑब्जर्वेशन पे 35, सो 5 इंटू 0.25 कितना हो जाएगा
1.25. It will be 36.25. ऑप्शन ए। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट सवाल हमारे पास आता है, द मीन ऑफ 100 स्टूडेंट is how much? 45. Later on, it was discovered that the marks of two students were misread as 85 and 54 instead of 58 and 45. Find the correct mean. तो x bar is equal to summation of x divided by n, इसका यूज करेंगे। आपको दिया हुआ 45 इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय कितना ऑब्जर्वेशन है? 100। तो समेशन ऑफ x कितना आ गया हमारे पास? 4500। ये इनकरेक्ट है। जो हमारे पास अभी आया ये क्या है? इनकरेक्ट है। ये करेक्ट कैसे होगा? जब हम लोग क्या करेंगे, कौन सा नंबर सही था? 58 और 45 सही था ना, इसको ऐड कर दो। और कौन सा गलत था? 85 और 54, इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो करते हैं अपन, क्या आ जाएगा? 4500 प्लस 58 प्लस 45 माइनस 85 माइनस 54, कितना आ रहा आपके पास? 4464। ये आपके पास करेक्ट समेशन ऑफ एक्स आ गया। क्लियर है? अब एक्स बार निकालने के लिए क्या करेंगे? 4464, कितना ऑब्जर्वेशन था? 100। तो आंसर कितना आ जाएगा? 44.64। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, 15:12. the arithmetic mean and coefficient of variation of data x are respectively 10 and 30. Variance of 30 minus 2x, ये आपको पूछा है। ठीक है ना? तो यहां पे देखो, एरिथमेटिक मीन गिवन है कितना? 10। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना दिया हुआ है? 30। आपको निकालना है वेरिएंस ऑफ 30 माइनस 2x। बेसिकली इक्वेशन ऐसा कुछ हो गया, 30 माइनस 2x। अब ये निकालने के लिए आपके पास वेरिएंस ऑफ x होना पड़ेगा ना। समझ में आया? ये होना पड़ेगा। कोएफिशिएंट वेरिएंस दिया तो इसका यूज करेंगे। क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय x बार इनटू 100। तो 30 इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय 10 इनटू, ये खत्म, कितना वैल्यू आया? 3। लेकिन ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, अपने को क्या चाहिए? वेरिएंस। तो इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। आया ना? ये अपने पास क्या आ गया? वेरिएंस ऑफ x आ गया कितना? 9। क्लियर ये चीज? अब मेरे को क्या चाहिए? वेरिएंस ऑफ y। तो मॉड ऑफ b स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ x। तो b का वैल्यू कितना है? 2। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। और इसका वैल्यू कितना हो गया? 9। 4 इंटू 9 36। ऑप्शन डी। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर यहां तक? नेक्स्ट हमारे पास है अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ एस डी एम डी क्यू डी। नॉर्मली लिखा जाता है 10 12 15। बेसिकली क्यू डी इस तरीके से लिखा जाता है, क्यू डी एम डी एस डी। तो यहाँ पे उल्टा करके रखा है, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? 15 12 और 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 पे अपने पास क्या दिया हुआ था? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ थ्री नंबर 40 50 एंड x इज 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 40 इंटू, सॉरी 10 इज इक्वल टू 40 इंटू 50 इंटू एक्स टू द पावर 1/3। तो दोनों तरफ क्यूब कर दो, इधर क्या हो जाएगा? 1000। 40 इंटू 50 इंटू एक्स, तो ये कटा, कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 times 2/4 1/2। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास, सो इट विल बी क्लास साइज। ठीक है ना? लेट पी बी ए प्रोबेबिलिटी फंक्शन। पी क्या दिया हुआ अपने को? प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जहां पे सैंपल स्पेस क्या दिया हुआ? x1 x2 x3। प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 दिया हुआ 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 दिया हुआ 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 आपको निकालना है। यहाँ पे सिनेरियो को आप समझो कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होता है?
जब भी हम लोग रैंडम वेरिएबल या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं या प्रोबेबिलिटी फंक्शन के बारे में बात करते हैं, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या है? x1, x2 और x3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इक्वल टू 1। x1 की जगह प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है ना 1/4, x2 अपने को निकालना है, x3 दिया हुआ है कितना 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 माइनस 1/3। तो 12 माइनस 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस 5, 5/12। ऑप्शन ए। कोई दिक्कत? क्लियर? 56 पे आपको सवाल दिया हुआ है क्या? A speaks the truth 60% of the cases, B in 90% of the cases, in what percentage of cases they are likely to contradict each other। ये आपका मॉड्यूल में भी शायद ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। A का ट्रूथ बोलने का प्रोबेबिलिटी 0.6, 60% मतलब 0.6। B का ट्रूथ बोलने का क्या हो गया 0.9। तो A का झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0.4। B का झूठ बोलने का क्या होगा? सवाल क्या पूछा है कि दे आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। दे आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर का मतलब क्या है? एक अगर सच बोल रहा है तो दूसरा झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो P ऑफ A इंटू P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है P ऑफ B इंटू, तो A का जगह लिखेगा 0.6, B कॉम्प्लीमेंट की जगह 0.1, फिर B की जगह 0.9, A कॉम्प्लीमेंट की जगह 0.4। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है आपके पास? ठीक है, 0.9 इंटू 0.4 0.36 होता है, प्लस 0.42 आ रहा है। 0.42 का अल्टीमेट मतलब क्या हो गया 42। ऑप्शन क्लियर? तो इस केस के अंदर क्या कर सकते हैं? फॉर द फर्स्ट 3 देयर आर 3 कैंडिडेट्स, ठीक है। तो पहला वाला को सिलेक्ट करने का पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3। मान लो ए हो गया पहला वाला, दूसरा वाला हो गया बी, उसके लिए क्या हो जाएगा 1/4, और तीसरा वाला क्या हो जाएगा 1/2। ये इनका सिलेक्शन का पॉसिबिलिटीज हो गया। सिलेक्शन नहीं होने का पॉसिबिलिटी क्या होगा 2/3, फिर उसके बाद 3/4, फिर उसके बाद 1/2। क्लियर ये चीज? अब सवाल क्या पूछा, व्हाट आर द चांसेस ऑफ हिज गेटिंग एटलीस्ट 1 पोस्ट। मतलब बेसिकली सवाल अगर इस तरीके से देखे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से पूछे तो इस तरीके से सिचुएशन बनेगा। लेकिन इसको हम लोग उल्टा भी तो कर सकता है, 1 माइनस पी ऑफ, मतलब एक भी बच्चा सिलेक्ट, सॉरी एक भी कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं होने का क्या क्या है, सारा तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। 2/3, 3/4, 1/2। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4। कोई दिक्कत? क्लियर एजेस? बात समझ में आया ना? सबका सिलेक्शन निकाल लिया और सबका सिलेक्ट नहीं होने का पॉसिबिलिटी निकाल लिया। सवाल पूछा था व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 पोस्ट, ठीक है ना। अब अगर ऐसे नॉर्मली देखने जाए तो हम लोग को काफी लंबा प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि ए बी सी भी सिलेक्ट हो सकता है, ए सिलेक्ट हुआ और बी सी नहीं हुआ, बी सिलेक्ट हुआ ए सी सिलेक्ट हुआ, तो इतना सारा केसेस क्यों बनाना। जब हम लोग ये कर सकता है कि भाई हम लोग एक काम करते हैं, तीनों का सिलेक्शन नहीं होने का पॉसिबिलिटी निकाल लेता है। तो तीनों का जब सिलेक्शन नहीं होने का पॉसिबिलिटी निकाला उसको 1 से माइनस कर दो, आ गया सारा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट केस हमारे पास है, ए कार्ड इज ड्रॉन from a pack of playing cards and then another card is drawn without the first being replaced. What is the probability of getting 2 kings? तो यहाँ पे सिनेरियो क्या, आपके पास किंग होते कितने, कितने किंग्स होते हैं 4, ठीक है। तो 4 किंग होते हैं, लेकिन सिनेरियो क्या दिया आपको, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स एंड देन अनदर कार्ड इज ड्रॉन विदाउट द फर्स्ट कार्ड बीइंग रिप्लेस्ड, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, ठीक है। तो पहला किंग निकालने का पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा 4/52,
ठीक है, किंग तो हमारे पास 4 ही है ना, 4c1 डिवाइडेड बाय 52c1। दूसरा जब हम लोग किंग निकालने जाएंगे तो क्या सिनेरियो होगा, किंग एक निकल चुका है तो बचा कितना 3, और टोटल कार्ड में से आपके पास कितना बचा हुआ है 52 था ना पहले, अब कितना बचा हुआ है 51। तो ये कितना हो जाएगा 1/13, 1/17। तो 1/17 इंटू 13 कितना होगा 17 इंटू 13, 221। इट विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, इफ 5% ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी आर डिफेक्टिव, यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स 5 बल्ब्स आर डिफेक्टिव। ठीक है ना, तो भैया आपको प्रोबेबिलिटी दिया 5% मतलब 0.05। हालांकि ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, आपको सीधा वैल्यू दिया हुआ है e⁻⁵ का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि देखो आपके पास n का वैल्यू कितना है 100, तो इससे m निकाल सकते हो, m होता है np, 100 इंटू 0.05 करोगे तो कितना आएगा आपके पास 5 आएगा। आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 बल्ब्स विल बी डिफेक्टिव, तो p ऑफ x इक्वल टू पूछ रहा है आपको 5 के बराबर। फॉर्मूला क्या होता है e⁻⁻m, m टू द पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो e⁻⁻5 इंटू 5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। e⁻⁻5 की जगह वैल्यू लिखोगे 0.007, 5 टू द पावर 5 कितना हो जाएगा 2 3 4 5, 3125 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल होता है 120। तो इसको कैलकुलेट करो कितना आता है 0.007 डिवाइडेड बाय 120, 0.81229, तो बेसिकली 0.8123, सॉरी 0.1823। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 59 क्लियर है सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखो। 60 पे आपके पास क्या दिया हुआ है, इन ए नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर बोलते हैं 365 डेज। ठीक है, इन ए नॉन लीप ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज, 53 ट्यूजडेज और 53 थर्सडे, एक तो सब और है कंडीशंस। ठीक है ना, 53 संडेज और 53 ट्यूजडेज और 53 क्या है थर्सडेज। क्लियर ये चीज? अब यहाँ पे सिनेरियो समझो, आपके पास 365 ईयर का हम लोग 365 डेज का हम लोग बात करें तो क्या होता है 52 वीक प्लस 1 डे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो संडे का आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/7। ठीक है, ट्यूसडे आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/7, और थर्सडे का आने का प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा 1/7। तो ऐड करेगा तो क्या आएगा, ऐड क्यों कर रहा है बिकॉज और पूछा है। क्लियर ये चीज? सो आंसर विल बी 3/7, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे लीप ईयर बोलोगे, कहाँ पे नॉन लीप ईयर दिया हुआ है, और लीप ईयर दिया हो लीप ईयर दिया 2/7 हो जाता, क्योंकि तुम्हारे पास 52 वीक्स प्लस 2 डे होता, 2/7 तो हर एक का 2/7 2/7 2/7। तो नहीं तब पॉसिबल कैसे होता, हाँ ठीक है हो जाता 6/7। ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन नहीं है ना। चलो, एग्जामाइन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग, कितना सुंदर क्वेश्चन पूछा है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 10 and 4 रेस्पेक्टिवली। अब बोलेगा कि भैया ये क्या बोल दिया वैलिडिटी है, क्या क्या पूछ रहा है। सिंपल सा सवाल पूछा है, जब हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था उसके अंदर जब हम लोग पढ़ा था कि मीन और वेरिएंस के बारे में, मीन का वैल्यू क्या होता था NP, वेरिएंस क्या होता था NPQ। एक चीज क्लियर था कि मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस, मीन हमेशा वेरिएंस से बड़ा होता है। मीन का वैल्यू यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है 10, वेरिएंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मतलब जो दिया है वो सही है। समझ में आया, मीन वेरिएंस से बड़ा ही होगा, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा वैलिड। क्लियर ये चीज? फॉर ए पॉइजन वेरिएट p ऑफ x इक्वल टू 1, p ऑफ x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे सिनेरियो क्या हो जाएगा e⁻⁻m, m टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, e⁻⁻m, m टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये खत्म, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो सीधा सीधा सिंपल सवाल था, m का वैल्यू 2। कोई दिक्कत इसके अंदर? नेक्स्ट, 30 balls are serially numbered and placed in a bag. Find chance that the first ball drawn is a multiple of 3 or 5, is a multiple of 3 और 5। कितना बॉल्स निकालना भैया अपने को 30 बॉल्स निकालना है। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इंटरसेक्शन 5, तो बेसिकली क्या होगा 15। तो 3 के लिए कौन सा नंबर आ जाएगा
30 तक का बात किया है ना, तो 10 नंबर आ जाएगा 3 के लिए, आया ना, सीधा सीधा बोल सकता है 10, 10/30। 5 के लिए कितना हो जाएगा, 5 6 या 30, मतलब 6 नंबर आ जाएगा, 6/30। -15 के लिए कितना आ जाएगा, 2 नंबर, 15 इंटू 2 30, तो 2/30। तो 10 + 6 16, 16 - 2 14, 14/30, 2 से कटेगा 7/15, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत इसके अंदर, समझ में आया। 30 बॉल्स था, मल्टीपल ऑफ 3 और 5 बताना था। मल्टीपल ऑफ 3 के लिए भाई 30 तक जाना है, तो अगर 3 का टेबल लेता है तो 10 नंबर तो आएगा ना 3 का, और 5 में कितना आएगा 6 नंबर, 15 में कितना आएगा 2 नंबर, 15 और 30। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट नंबर 64। 64 पे क्या दिया हुआ है, फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टर आर गिवन टू बी 37 एंड 49, द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे देखो बच्चा लोग कंफ्यूज रहेगा, मोड क्यों पूछ लिया। भाई एकदम सिंपल सा बात है, जब लोग नॉर्मल का बात करते हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास पॉइंट आता है, मीन, मीडियन और मोड, तीनों ही क्या होता है, बराबर होता है। मीन अगर निकल गया तो वही मोड है और वही आपका मीडियन है, ठीक है ना। तो आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वार्टर दिया हुआ है और थर्ड क्वार्टर दिया हुआ है। क्लियर ये चीज। तो बेसिकली अगर देखा डायरेक्टली निकालना हो तो 43 आंसर होगा इसका। तो Q1 का वैसे वैल्यू होता क्या था, म्यू माइनस 0.675, ये फर्स्ट क्वार्टर होता है। Q2 इक्वल टू म्यू प्लस 0.675। क्लियर। जिसमें म्यू का मतलब क्या होता है, मीन, सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। Q1 आपको कितना दिया हुआ है 37, Q2 आपको कितना दिया हुआ है 49, इनको ऐड करोगे तो ये तो पूरा खत्म। तो 2 म्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 37 + 49 86, तो म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 43, मतलब मीन आपके पास 43 आया है, तो ऑब्वियस सा बात है मोड भी क्या होगा 43। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है सबका। ओके 65 पे आपको दिया हुआ था ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए इन ए ट्रायल इज 3/1। ऑड्स इन फेवर भैया आपको दिया हुआ है, तो ऑड्स इन फेवर के लिए हम लोग क्या पढ़ा था, सक्सेस बाय फेलियर। क्लियर है। इफ 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ नन अकरेंस ऑफ द इवेंट, नन अकरेंस ऑफ द इवेंट, देखो यहाँ पे सीनियर एकदम क्लियर है, ठीक है ना। आपको ऑड्स इन फेवर बोल दिया, ऑड्स इन फेवर बोल दिया, तो इसका प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग निकालते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा 3/4, आया ना 3/4 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो दिक्कत इसके अंदर। अब सवाल क्या पूछा है, इन ए 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, इन ए 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ नन अकरेंस ऑफ द इवेंट, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला है ये है अकरेंस का, नन अकरेंस का क्या हो जाएगा, नन अकरेंस का क्या हो जाएगा 1 - 3/4 दैट इज 1/4। 1/4 आपका आंसर नहीं है, आपको क्या पूछा इन 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा 1/64। क्लियर ये चीज, ये समझ में है ना। ऑड्स इन फेवर सक्सेस बाय फेलियर होता है, ठीक है, 3 बार सक्सेस मिला, 1 बार फेलियर मिला, टोटल 4 आउटकम्स हुआ। अब अगर यदि इसका सक्सेस निकालना है, प्रोबेबिलिटी का सक्सेस निकालना है, तो कैसे निकालोगे भाई, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम दैट इज 3/4। ये अकरेंस ऑफ इवेंट हो गया। नॉन अकरेंस के लिए क्या करोगे 1 में से माइनस कर दोगे। अब 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हुआ और उसमें नॉन अकरेंस आ रहा है, तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 66 पे दिया हुआ है 4y - 5x इज अ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ लाइन y ऑन x। तो ये सीधा सीधा लोग बोल दिया लाइन y ऑन x, तो 4y = 5x + 15, तो y = क्या हो जाएगा 5/4x + 15/4, तो by(x) का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 5/4, खत्म। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, r का वैल्यू दिया हुआ 0.75। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, तो आपके पास रिलेशन क्या है r = vyx इंटू pxy, तो 0.75 = 5/4 इंटू
bxy, ठीक है। तो इसको कर लो सॉल्व, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 0.75 इंटू 0.75, फिर 5/4 इंटू bxy, तो क्या हो जाएगा 0.75 इंटू 0.75 इंटू 4/5, कैलकुलेटर में फटाफट मारो, कितना आ जाएगा 0.75, 0.75 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, 0.45, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सिचुएशन है, if the regression line of y on x, if the regression line of y on x and x on y आपको दिया हुआ है, the arithmetic mean, वही सेम सवाल आ गया arithmetic mean का, ऑप्शन पुट करो आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 2 - 3 -1 आ रहा है, सेम क्वेश्चन हुआ, ठीक है। if the correlation coefficient between x and y is 0.5, then r between x and -y, यहां पे समझो, अगर पॉजिटिव का आपके पास 0.5 है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पे क्या होगा, आपका सिनेरियो समझो कि पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों साइन सेम होगा, दोनों नेगेटिव, एक्स एंड वाई दोनों का दोनों नेगेटिव या दोनों का दोनों पॉजिटिव, तब आर का वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगा। लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो एक्स और -y के लिए आंसर क्या चला जाएगा, -0.5, ठीक है। 69, for a perfect and perfectly correlated random variable, one of the regression coefficient is 1.3 and the standard deviation of x is 2, the variance of y, wow, सुनो, for a positive and perfectly correlated random variable बोले, perfectly positive जब होता है तो r का वैल्यू क्या पकड़ते हैं अपन, ठीक है। फिर उसके बाद में वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज 1.3, वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज हाउ मच, 1.3। तो मान लो b का जो तुम्हारा वैल्यू है वो कितना हो गया, 1.3। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मान लो 2, मान लो ये by(x) का वैल्यू दिया, बिकॉज वन ऑफ द बोल दिया ना, तो हम लोग मान लेते हैं कि by(x) का वैल्यू हो गया 1.3, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया हुआ आपको 2, आपको क्या निकालना है, वेरिएंस ऑफ y, तो उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y चाहिएगा। तो by(x) इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो by(x) की जगह पुट करोगे आप 1.3, r की जगह पुट करोगे 1, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की जगह पुट करोगे, वो तो निकालना ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की जगह पुट करोगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का वैल्यू कितना आ गया 2.6, तो इसका स्क्वायर निकाल दो, वेरिएंस आ जाएगा 2.6 का स्क्वायर 6.76, ऑप्शन बी। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर। For n pairs of observation, the coefficient of concurrent deviation is calculated as 1/√3. If there are 6 concurrent deviation, n का वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला अपना क्या बनता है concurrent deviation के लिए, r is equal to √2c minus m डिवाइडेड बाय, यहाँ पे m की जगह क्या लिखेंगे n, बिकॉज n पूछा है, तो r की जगह लिख दो 1/√3। एक काम करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ही दो ना, स्क्वायर रूट हटा दो, तो 1/3 बन जाएगा। c की जगह क्या पुट करेंगे, कितना दिया हुआ है 6 माइनस m डिवाइडेड बाय m, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6 2 12, 36 माइनस 3m इज इक्वल टू, तो 4m इज इक्वल टू 36, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। m का वैल्यू अगर 9 हो रहा है, एक कम लेते हैं ना अपन, एक कम लेते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 10। क्लियर ये चीज, तो आपको तो ये पूछा ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछा ना, हाँ n का वैल्यू, हाँ क्लियर। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, कॉस्ट ऑफ शुगर इन अ मंथ अंडर द heads raw material, labor, direct production and others were 12, 20, 35, 23 units respectively. What is the difference between the central angle for the largest and the smallest component of the cost of sugar? Smallest कौन सा है 12, largest कौन सा है
35, तो 35 माइनस 12 डिवाइडेड बाय पाई में हम लोग क्या करते हैं, टोटल निकालते हैं इनका, तो टोटल कितना होगा इसका 35 प्लस 23 प्लस 20 90 इंटू 360, तो 35 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 360, 91.999 दैट इज 92 डिग्री। ठीक है। In a group of person, average weight is 60 kg. If the average of male and female taken separately as 80 and 50 kg, find the ratio of the number of males to that of females. तो यहाँ पे सिनेरियो क्या दिया हुआ है, टोटल एवरेज कितना है, एक्स बार 60, मेल का मान लो 80 और फीमेल का मान लो 50। क्लियर है। नंबर ऑफ मेल्स n1 और नंबर ऑफ फीमेल्स मान लो n2। आपको रेशियो नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल्स निकालना, मतलब n1 बाई n2 का आपको निकालना। ठीक है ना। फॉर्मूला क्या बनता है, x बार इज इक्वल टू n1 x1 बार n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो x बार का वैल्यू कितना दिया हुआ 60, n1 इंटू x1 बार कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय n1 प्लस, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो 60n1 प्लस 60n2 इज इक्वल टू 80n1 प्लस 50n2। तो 80 माइनस 60 कितना हो जाएगा 20n1। तो n1 बाय n2 का रेशियो कितना आ गया 1/2। ऑप्शन डी देख लो, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है सबका। नेक्स्ट हमारे पास है 73। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, ट्रेन कवर्ड the first 5 kilometer of its journey at a speed of 30 km per hour and the next 15 km at a speed of 45 km per hour, the average speed of the train। एक चीज तो क्लियर हो गया, हार्मोनिक मीन लगता है इस पर, क्या लगेगा इस पे, हार्मोनिक मीन। बेसिक सोचो, बेसिक दिमाग भी अगर लगा, एवरेज स्पीड इस टाइप का सिचुएशन में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड का बेसिक मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 5 किलोमीटर प्लस 15 कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना होगा, 5 किलोमीटर चढ़ा कितने की स्पीड में, 30 की स्पीड में, तो 5/30। 15 चला 45 की स्पीड में, तो 15/45, तो 20 डिवाइडेड बाय 1/6 प्लस 1/3, तो 20 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 प्लस 6, तो 20 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 9 कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, क्लियर ये चीज। नेक्स्ट 74 पे क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, वेरियंस ऑफ x दिया हुआ है 6, वेरियंस ऑफ y निकालना है। तो 3y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 4 लिख सकते हैं, y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -2/3x माइनस 4/3। वेरियंस ऑफ y के लिए क्या चाहिएगा, मॉड ऑफ b स्क्वायर वेरियंस ऑफ x। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू vx 6, 2 से 3 टाइम्स, और सॉरी 3 से 2 टाइम्स और 3 से 3 टाइम्स, तो इट विल बी 8/3। क्लियर ये चीज। 73 74 में कोई इशू किसी को। क्वेश्चन नंबर 75 पे दिया हुआ है, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 2 3 4 अप टू 10 इज सिग्मा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ सिग्मा, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 11 12 13 14 20। देखो बेसिकली सीरीज क्या हो रहा है, 1 से 11 मतलब 10 का चेंज, 2 से 12 मतलब 10 का चेंज, 3 से 13 मतलब 10 का चेंज, इंक्रीज बाय 10 हो रहा है, इंक्रीज बाय 10 हो रहा है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, इट इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। तो +10 अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये चेंज ऑफ ओरिजिन हुआ, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इनिशियली अगर सिग्मा था, फाइनली भी आपके पास क्या होगा सिग्मा ही होगा, ऑप्शन सी। ठीक है।
इफ मीन एंड वेरियंस आर 5 and 3 रेस्पेक्टिवली, रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। देखो मीन आपको दिया हुआ 5, मतलब एनपी आपको दिया हुआ है 5, एनपी क्यू कितना हो जाएगा 3। तो एनपी 5 है तो 5 क्यू इक्वल टू कितना हो गया 3, क्यू हो गया कितना 3/5। तो पी कितना हो जाएगा 2/5। अब पी और क्यू में कौन बड़ा है, पी और क्यू में कौन बड़ा है, क्यू बड़ा है, तो इसका मतलब पी इज लेस देन क्यू, ऑप्शन क्लियर ये चीज। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे बाई चांस पी और क्यू का वैल्यू 1/2 आ जाता तो क्या होता आंसर, हम लोग इक्वल नहीं होता तो, इक्वल नहीं होता है ऑप्शन में, तब ऑप्शन में अगर इक्वल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, इन ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन P of x equal to 4, P of x equal to 5, ठीक है। पैरामीटर ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पैरामीटर ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, m का वैल्यू आपको पूछ रहा है, वही उसका पैरामीटर होता है, ठीक है। तो e टू द पावर माइनस m, m टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, e टू द पावर माइनस m, m टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ये खत्म। फिर 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता है, ये खत्म। तो m का वैल्यू कितना आ गया 5। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया -1.6 से लेके +1.6 इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक चीज दिमाग में रखो, -2 से 2 का होता है 95.45%, ठीक है ना। -2 से लेके +2 का होता है 95.45%, बट यहाँ पे सिनेरियो है -1.96 से लेके +1.96, आंसर होगा 95% एग्जैक्टली। क्लियर है, ये पूरा रिलेशन मेरा लिखा है 65, 99.73, ठीक है। 79 number, two events A and B are such that they do not occur simultaneously, एक साथ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, एक साथ नहीं होने पे क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन मतलब जीरो है, तो उसको क्या बोला जाएगा म्यूचुअली, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का डेफिनेशन ही दे दिया, ठीक है। If two lines of regression are x plus 2y minus 5, 2x plus 3y minus 8 equal to 0, then the regression line of y on x, y on x का regression line कौन सा, ये अपने को बताना, अगेन हिट एंड ट्राई, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा अगर यदि करते हैं, पहले इक्वेशन को एक्स वाई मान ले, तो x इक्वल टू -2y प्लस 5, तो बी एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा -2, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन को मान लेता y ऑन x, तो 3y इक्वल टू -2x प्लस 8, y का वैल्यू कितना हो जाएगा -2/3, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा 4/3, ठीक है ना। 4/3 का स्क्वायर रूट निकालेगा तो 1 से बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब उल्टा, और उल्टा कर दो, यहाँ पे नन ऑफ दिस तो है नहीं, तो नन ऑफ दिस है नहीं तो तुम्हारा काम वैसे भी आसान हो गया। तो पूछा किसके लिए था, द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, तो y ऑन x कौन सा बन जाएगा, पहला वाला इक्वेशन। क्लियर ये चीज, जब नन ऑफ दिस नहीं है तो आपके लिए काम वैसे भी आसान बन चुका है, ठीक है। If two regression lines are 3x equal to y and 8y equal to 6x, then the value of correlation coefficient। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन 3x equal to y, इसको bxy मान लेते हैं, मतलब x1y मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। और 8y equal to 6x, इसको मान लेते हैं y on x, तो क्या आ जाएगा 6/8, डेट इज 3/4। तो r का वैल्यू अगर निकालते हैं इससे 1/3 इंटू 3/4, तो 1/4 का कितना हो जाएगा 1/2, 0.5, ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन ईयर 2015 एंड 2018 आर 97.5115। The salary of a worker in 2015 was 19,500. How much additional salary was required for him in 2018 to maintain the same standard of living in 2015? सेम टाइप का क्वेश्चन है, 2015 2018, ठीक है। 2015 में 97.5 और कितना था 115, 19,500, और ये हो गया x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 115, 19,500 क्रॉस कर दो, डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है वैल्यू हमारे पास
115 into 19,500 divided by 97.5 है। हाँ 23 अब इसको माइनस कर अच्छा सॉरी 23,000 ठीक ही तो है। इनिशियली कितना था, कहाँ गया रे, 19,500। तो कितना का गैप हो, कितना चाहिए एडिशनल, 4,500 रुपया। तो मतलब ऑप्शन डी ठीक है। 23,000 अच्छा ना, सी होगा। ओ सॉरी 3,500, सॉरी 3,500। द नंबर ऑफ टेस्ट एडिक्वेसी कितना होगा 4। इजी क्वेश्चन। व्हेन टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन बिकम्स आइडेंटिकल व्हेन r इक्वल टू 1 और r इक्वल टू -1, ये होगा तभी ये दोनों आइडेंटिकल बनेगा, ऑप्शन डी। ओजिव ग्राफ इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग, ऑप्शन मीडियन ऑल ऑफ दिस। देखो अच्छा ओजिव ग्राफ इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग मीडियन, और मीडियन का ही पार्टीशन वैल्यूज होता है क्वार्टाइल्स, डेकाइल्स, ठीक है ना, तो ऑल ऑफ दिस। हिस्टोग्राम इज यूजफुल टू डिटरमाइन ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ मोड। Data are used to be dashed if the investigator himself is responsible for the collection of data, मतलब primary data. A suitable graph for representing portioning of total, portioning of total हम लोग करते हैं पाई चार्ट में, कहाँ है पाई चार्ट, ऑप्शन बी। The AM of 15 observation is 9, AM of first 9 observation is 11 and the AM of remaining observation कितना हो जाएगा, AM of 15 ऑब्जर्वेशन कितना हमारे पास 9, 15 इंटू 9 कितना होता है 135, सॉरी समेशन ऑफ एक्स होगा ये 135। फिर दूसरा का समेशन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 99। 135 में से रिमेनिंग है ना 99 माइनस कर देता है 36, कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना बचा हुआ है 6 और बचा हुआ है, तो डिवाइडेड बाय 6, तो 36/6 कितना हो जाएगा 6। In a moderately skewed distribution, the values of mean and median are 12 and 8 respectively. तो क्या होता था, mean minus mode is equal to 3 times mean minus median. तो mean का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यही निकालना है क्या, नहीं mean दिया हुआ है 12 और median दिया हुआ है कितना 8, तो 12 माइनस 8 होता है 4, 4 3 जा 12, 12 12 0, तो मोड का वैल्यू तो 0 आ गया, ऑप्शन ए। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन नेचुरल नंबर का निकालने का तरीका बताया था, क्या होता था रूट ओवर n स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 12। तो फर्स्ट 5 बोला है तो 5 स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो जाएगा 24, 24 बाय 12 2, तो √2, ऑप्शन डी ठीक है। If the profit of a company remains same for the last 10 months, then the standard deviation of the company same constant, standard deviation के केस में क्या होगा 0। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, 93 रहने दो, 94। If the regression line of y on x and of x on y क्या होगा 2x + 3y दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अरिथमेटिक मीन, ओहो सेम टाइप का क्वेश्चन, कितना पड़ेगा 1 - 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट डैश satisfies circular test, GM of price relative of the weight aggregate with fixed weights। अच्छा सर्कुलर टेस्ट है ना, none of this। Following are the wages of 8 workers in rupees. If one of the worker is selected at random, what is the probability that his wage would be lower than the average wage? तो पहले तो इनका एवरेज निकाल लो, कितना आ जाएगा 50 + 62 + 40 + 70 + 45 + 56 + 32, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है 3 3 6 7 8, तो एवरेज आ गया आपका 50। सर ठीक है, लोग कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हो गया। 50 से कम वाले कितने कौन कौन है, 1, फिर उसके बाद में 2 45 32 3 4 हो गया ना, 4/8 दैट इज 1/2,
0.5। क्लियर ये चीज? कोई सर दिक्कत इसके अंदर? नेक्स्ट 97 से पहले एक बार 95 पे ये करेक्ट कर लो। ऑप्शन डी नहीं होगा, इट विल बी ए। ठीक है, बिकॉज ऐसे तो लास्ट पे पाशे आइडिया क्या नाम है, फिशर्स कुछ भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता, बट द सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव इट सेटिस्फाइड। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 7, so 97, given that for two events A and B, PA equal to 3/5, PB दिया हुआ 2/3, P of A union B 3/4 दिया हुआ। तो इसका P of A union B निकालते पहले। P of A union B क्या आ जाएगा हमारे पास? 3/5 प्लस 2/3 माइनस P of A इंटरसेक्शन B। तो P of A union B की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 how many times? 3 times, 3 3 are 9, 3 5 times, it will be 10. So P of A intersection भी हमारे पास कितना आ जाएगा? 19/15 माइनस 3/4। तो 15 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? इट विल बी 60। 15 हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स, तो 19 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 76 माइनस 4 हाउ मेनी टाइम्स? 15 टाइम्स, 15 is 45। तो 76 माइनस 45 कितना आ जाएगा? 31। 31/60। ठीक है, तो P ऑफ A बाई बी निकालना है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई P ऑफ B। तो A इंटरसेक्शन B पे कितना हो जाएगा? 31/60, और B पे कितना है? 2/3। तो 31 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 60, सो इट विल बी 31/40। 31/40 है क्या? 0.7 डी आंसर होगा। 40। तो 31/40 डेसिमल में क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.775। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास है 98। द प्रोबेबिलिटी वाज गिवन टू द 3 CA स्टूडेंट्स A, B and C। ये तो अपना मॉडल का क्वेश्चन है। कुछ चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/3, 1/5, 1/2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व? तो यहाँ पे सिनेरियो क्या है? ए का सॉल्व करने का 1/3, ए का सॉल्व नहीं करने का 2/3, बी का सॉल्व करने का 1/5, बी का सॉल्व नहीं करने का 4/5, सी का सॉल्व करने का 1/2, सी का नहीं सॉल्व करने का 1/2। सवाल क्या पूछा है? प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 माइनस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटू, बिकॉज सवाल ये पूछा ना, प्रॉब्लम सॉल्व कब हो जाएगा? जब इनमें से कोई भी एक जन सॉल्व कर लो, या कोई भी दो जन सॉल्व कर लो, या तीनों का तीनों सॉल्व कर लो, तब भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है? बेसिकली ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व किसी से भी नहीं हो रहा, उसको 1 से माइनस कर दो। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2/3, 4/5, 1/2। तो ये 2 टाइम्स गया, तो 1 माइनस 4/15, सो इट विल बी 11/15। ऑप्शन डी। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत? नेक्स्ट नंबर 19 हमारे पास दिया हुआ है। A bag contains 6 white and 4 red balls. If a person draw 2 balls and receive ₹10 and ₹20 for a white and red balls respectively, then his expected amount is। अब यहाँ पे सिनेरियो समझो। व्हाइट बॉल निकालने पे क्या मिल रहा है उसको? 10 रुपया। रेड बॉल निकालने पे उसको मिल रहा है 20 रुपया। क्लियर ये चीज? एक व्हाइट पे 10, एक रेड पे 20 रुपया। अब सवाल क्या पूछा है? एक्सपेक्टेड अमाउंट, और कितना बॉल ड्रॉ करना है? 2 बॉल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है हमारे पास? मे भी ऐसा हो सकता है कि दोनों व्हाइट निकले। ठीक है, मे भी ऐसा हो सकता है कि दोनों रेड निकले। मे भी ऐसा हो सकता है कि व्हाइट या रेड निकले। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। अब अमाउंट भी साथ साथ में लिख लो। 2 व्हाइट निकलने पे कितना पैसा मिलेगा? एक व्हाइट पे 10, तो 2 व्हाइट पे 20 रुपया। ठीक है ना, एक रेड पे 20 रुपया, तो 2 रेड पे कितना हो जाएगा? 40 रुपया। एक व्हाइट पे 10, रेड पे 20, तो कितना हो जाएगा? 30 रुपया। ये तो अमाउंट आ गया। ठीक है, अब
प्रोबेबिलिटी इनका निकालो। टोटल बॉल कितना हमारे पास 6 वाइट और 4 रेड, मतलब 10, उसमें से 2 ड्रॉ कर रहा है तो 10C2 नीचे आ गया। सैंपल स्पेस क्या बनेगा 10C2। अब इस पे क्या बोलता है सिनेरियो क्या दिया हुआ है, दोनों का दोनों व्हाइट है। व्हाइट एक्चुअल में हमारे पास कितना है 6, तो उसमें से 2 व्हाइट निकालो 6C2। तो 6C2 कैसे निकालोगे, 6 इंटू 5 30, 30/2 15, फिर 10 इंटू 9 90, 90/2 45। ठीक है, देन 2 रेड निकलने का पॉसिबिलिटी क्या होगा 4C2 डिवाइडेड बाई 10C2। तो 4 3 जा 12, 12/2 6/45। नेक्स्ट व्हाइट और रेड निकलने का क्या होगा 6C1 4C1 डिवाइडेड बाई 10C2। तो कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाई 45। आ गया प्रोबेबिलिटी। अब सवाल क्या पूछा, एक्सपेक्टेड अमाउंट। एक्सपेक्टेड अमाउंट इज नथिंग बट मीन, जो भी आपका प्रोबेबिलिटी है उनको अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 15/45 इंटू 20 प्लस 6/45 इंटू 40 प्लस 24/45 इंटू 30। तो फटाफट ये कैलकुलेशन कर लो, 15 इंटू 20 कितना हो जाएगा 300 प्लस 240 प्लस 24 इंटू 30 कितना हो जाएगा 24 इंटू 30 720 डिवाइडेड बाई 45। तो 720 प्लस 240 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 45, ये हमारे पास आ रहा है 28। फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है 28, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, if the mean deviation of a normal variable is 16, what is its quartile deviation। mean deviation का बात करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया 0.8 सिग्मा दिया हुआ आपको कितना 16, क्वार्टाइल पूछा है ना, तो क्वार्टाइल के लिए फॉर्मूला क्या होता है 0.675। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा 16/0.8 20, यहाँ पे पुट कर दो 0.675 इंटू 20, तो 0.675 into 20, it will be 13.5. So this will be your required answer, which is option B. तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ऑल द 100 क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है,